नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जून महीने में यूपीएससी आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और इस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की है, जिसका नाम है टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज। इसमें हम विभिन्न खंडों के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं, ताकि उन प्रश्नों के आधार पर आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें। आज हम जिस खंड पर बात करने वाले हैं वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी इससे संबंधित कई एपिसोड आ चुके हैं। हमें पूरी उम्मीद होगी कि इन सभी प्रोग्राम से आपको लाभ हो रहा होगा। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन है, स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। दूसरा कथन है, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। और तीसरा कथन है, पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपको कितने कथन सही हैं उनकी संख्या बतानी है। चलिए इसके व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। व्याख्या यह है कि स्वर्ण खनन यानी सोने के खनन से आसपास के जल संसाधनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं। स्वर्ण खनन के विषाक्त अवशेषों से यानी जहरीले अवशेषों में 3 दर्जन से अधिक खतरनाक रसायन शामिल होते हैं। किस प्रकार के रसायन शामिल होते हैं? जैसे आर्सेनिक, लेड यानी सीसा, पारा, पेट्रोलियम उपोत्पाद यानी पेट्रोलियम के जो बायो प्रोडक्ट होते हैं वे, और एसिड यानी अम्ल। इसके अलावा साइनाइड भी इसमें शामिल होता है। इस प्रकार से कथन 1 सही है। अधिकांश पारा प्रदूषण कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इस प्रकार से कथन 2 भी सही हो जाता है। पारा उत्सर्जन के लिए कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों का योगदान कोयले के दहन से होने वाले कुल उत्सर्जन का 70.7% है। तीव्र या जीर्ण पारा जोखिम विकास की किसी भी अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। पारा एक अत्यधिक विषैला तत्व है। पारे के संपर्क में आने का हालांकि कोई भी ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है और इस प्रकार से कथन 3 इसमें सही है। कथन 3 भी इस प्रकार से इसमें सही हो जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा सभी 3, यानी तीनों कथन इसमें सही हो जाते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? आपका पहला कारक दिया है वैश्विक तापन, दूसरा कारक दिया है आवास का विखंडन, तीसरा दिया गया है विदेशी जाति का संक्रमण और चौथा है शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए व्याख्या इसकी देखते हैं। उक्त भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता के संकट के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी होते हैं। किस तरह के कारक? जैसे वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का आक्रमण और संक्रमण और जलवायु परिवर्तन। इसकी बहुत सीधी सी व्याख्या है और इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3, शाकाहार को प्रोत्साहन को पूरी तरह से किसी भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट नहीं माना जा सकता, इसलिए इसमें इसको शामिल नहीं किया जाएगा। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। 1, मृदा निर्माण, 2, मृदा अपरदन की रोकथाम, 3, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, 4, शस्य परागण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में अपनाई गई जैव विविधता की मानक परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त क्षेत्रों जैसे कि अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन सभी पारिस्थितिक समूह जिनके में भाग हैं उनमें भी पाए जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता और पारिस्थितिकीय विविधता इसके अंतर्गत सम्मिलित होती है।
तो इस प्रकार से अगर हम बात करें, जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और शस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व को एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। और इस प्रकार से इसमें ऑप्शन डी सही हो जाता है, यानी ये सभी चीजें मानव अस्तित्व का आधार है। इनके माध्यम से जैव विविधता निम्नलिखित, यानी जैव विविधता जो है वो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और शस्य परागण के माध्यम से मानव अस्तित्व का आधार अपने आप में बनी हुई है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। आपका पहला कथन है, अलग थलग द्वीपों में उच्च जैव विविधता होती है। दूसरा कथन है, प्रवाल भित्तियों एवं उष्ण कटिबंधीय वनों में जैव विविधता कम होती है। तीसरा कथन है, दक्षिण एशिया की तुलना में यूरोप में जैव विविधता कम है। आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं। अलग थलग द्वीपों में प्रतिस्पर्धियों एवं परभक्षियों की संख्या सीमित होती है। अगर उनकी संख्या सीमित होगी तो जाहिर सी बात है उनमें पौधों और जानवरों की संख्या सीमित हो जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और अगर इनकी संख्या सीमित हो जाती है तो वो एक प्रकार से उच्च जैव विविधता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिकतम होती है तथा ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है। अतः दक्षिण एशिया की तुलना में यूरोप में जैव विविधता कम है। इस प्रकार से जब हम यहाँ कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता कम होती है तो ये कथन गलत हो जाता है। दक्षिण एशिया की तुलना में यूरोप में जैव विविधता कम है तो ये कथन सही हो जाता है, क्योंकि जो ध्रुवों की तरफ है वो ध्रुवों की तरफ जैव विविधता कम होती चली जाती है और ध्रुवों के नजदीक यूरोप ज्यादा स्थित है दक्षिण एशिया के बजाय। इस प्रकार से ये कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसके अंतर्गत सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद बायो प्रोस्पेक्टिंग का सबसे अच्छा उदाहरण या सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शंस हैं, जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक शोषण की एक अनैतिक पद्धति। बी ऑप्शन है, एक प्रक्रिया जिसमें कृषि विज्ञान पद्धतियों द्वारा खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। सी ऑप्शन, जैविक संसाधनों से प्राप्त वाणिज्यिक रूप से उपयोगी उत्पादों के लिए एक व्यवस्थित खोज। डी ऑप्शन है, जीव जंतुओं द्वारा पदार्थों का संश्लेषण। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को देखेंगे। जैव विविधता पूर्वेक्षण यानी बायोप्रोस्पेक्टिंग औषधीय कृषि प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स व अन्य अनुप्रयोगों के लिए व्यावसायिक रूप से मूल्यवान उत्पादों को विकसित करने हेतु प्रकृति में जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल एवं आनुवंशिक जानकारी यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की व्यवस्थित खोज है। और इस प्रकार से इसमें विकल्प सी हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता क्षति के लिए द एविल क्वार्टेट यानी एविल क्वार्टेट का भाग है। एक, आवासीय क्षति तथा विखंडन, अतिदोहन और विदेशी जातियों का आक्रमण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या के आधार पर इसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। विश्व जातीय विलोपन की बढ़ती हुई दर मुख्य रूप से मानव क्रियाकलापों के कारण है। इसके 4 प्रमुख कारण हैं जिन्हें द एविल क्वार्टेट के नाम से जानते हैं। ये कौन कौन से हैं द एविल क्वार्टेट यानी 4 कारण कौन से हैं प्रमुख। पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, यह जंतुओं व पौधों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण माना जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय क्षति इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा कौन सा कारण है, अतिदोहन। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन शुरू हो जाता है। तीसरा कारण है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। अतः विकल्प डी इसके अंतर्गत सही हो जाता है। तो इस प्रकार से कौन सा विकल्प सही होगा, 1, 2, 3 यानी तीनों ही द एविल क्वार्टेट का भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है। आपके युग्म में सबसे पहले दिया गया है
अल्फा विविधता इसके सामने दिया है, यह एक पारितंत्र में प्रजातियों की विविधता को दर्शाती है। दूसरा है बीटा विविधता, यह एक क्षेत्र में विभिन्न पारितंत्रों की संपूर्ण विविधता है। तीसरा है गामा विविधता, यह विभिन्न पारितंत्रों के बीच प्रजातीय विविधता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इनकी अल्फा बीटा और गामा विविधता को अगर आप जान लेंगे तो इसका सही सुमेलन भी जान लेंगे। जैव विविधता के प्रकारों में अल्फा विविधता प्रमुख है, और अगर हम अल्फा विविधता की बात करते हैं तो ये किसी विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को दर्शाती है और आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या यानी प्रजातियों की समृद्धि द्वारा व्यक्त की जाती है। अतः युग्म 1 सुमेलित है। यदि हम इन पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच प्रजातियों की विविधता में परिवर्तन की जांच करते हैं तो हम बीटा विविधता को मापते हैं। हम प्रजातियों की कुल संख्या की गणना करते हैं जो कि तुलनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में विशिष्ट होती है। अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए गामा विविधता समग्र विविधता का एक मापन है। अतः युग्म 3 सुमेलित नहीं है। इस प्रकार से जो इसमें उत्तर हो जाएगा वो होगा केवल 1, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्फा विविधता ही सही तरीके से सुमेलित है, जबकि बीटा और गामा विविधता सही तरीके से सुमेलित नहीं है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है। पहला कथन है, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों की जीन की विविधता आनुवंशिक विविधता कहलाती है। दूसरा है, समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। तीसरा है, किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं की प्रजातियों की विविधता पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथन 1 और 2 सत्य हैं। किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन की जो विविधता है वो आनुवंशिक विविधता कहलाती है। पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीवों के जीन में परिवर्तन हो जाता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। इसी प्रकार से किसी विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं के प्रजातियों की विविधता को प्रजातीय विविधता के नाम से जानते हैं, जबकि एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों एवं दूसरे समुदायों के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाए जाने वाली विविधता को पारितंत्रीय विविधता यानी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कथन 3 असत्य हो जाता है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसमें केवल 1 और 2 सही होगा, जबकि 3 इसमें गलत हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न डॉल्फिन से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हरास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण है। पहला कारण दिया है नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण। दूसरा है नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। तीसरा है संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना। चौथा है नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिकार एवं चोरी के अलावा गंगा डॉल्फिन की समष्टि में हरास के प्रमुख कारण क्या है। प्रदूषण। प्रदूषण किस प्रकार से औद्योगिक अपशिष्टों एवं नदियों के आसपास के क्षेत्रों में प्रयुक्त संश्लिष्ट उर्वरकों एवं कृषि रसायनों के कारण इनके ऊतकों पर, इनके टिश्यूज पर गंभीर प्रभाव होता है। इसके अलावा अनेक रसायन गंगा डॉल्फिन की जनन क्षमता को प्रभावित करते हैं, उस पर नकारात्मक असर भी डालते हैं। मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त जालों एवं हुकों में फंसकर भी अनेक गंगा डॉल्फिनों की मृत्यु होती है, क्योंकि गंगा डॉल्फिन एक स्तनधारी मैमल जीव है। अतः प्रत्येक 5 से 7 मिनट में सांस लेने के लिए उसे पानी से बाहर आना पड़ता है। क्योंकि गंगा डॉल्फिन अंधी होती है, अतः वह ध्वनि तरंगों की सहायता से अपना रास्ता और शिकार ढूंढती है। वर्तमान में गंगा नदी क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए नायलॉन से बने जालों का प्रचलन बढ़ रहा है, जो ध्वनि तरंगों को अवशोषित कर लेता है। इसलिए जो गंगा डॉल्फिन है
गंगा डॉल्फिन को इन जालों का पता नहीं चल पाता और वह उसमें फंस जाती है। जिन क्षेत्रों में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है वहां मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई है। इस कमी का कारण कौन कौन से बिंदु हैं? उपयुक्त जो बिंदु दिए गए हैं वही इसका कारण है। इस प्रकार से कथन 1, 3 और 4 सही है, जबकि कथन 2 इसमें गलत हो जाता है और इसलिए आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन सी होगा। 1, 3 और 4 इसके सही कारणों को प्रदर्शित करते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती है या है। पहला है जैव विविधता के प्रखर स्थलों यानी हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची। दूसरा, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। तीसरा, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। चलिए इसकी भी व्याख्या देखते हैं और व्याख्या के आधार पर उत्तर को खोजने का प्रयास करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रकृति संरक्षण के संदर्भ में विकास गतिविधियों के कारण लुप्त होती जीव एवं वनस्पति प्रजातियों की खोज, उनसे संबंधित अनुसंधान यानी रिसर्च, उनके संरक्षण कंजर्वेशन हेतु विशेष जानकारियां प्रदान कर विभिन्न देशों और संगठनों की सहायता करने वाला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह संगठन प्रतिवर्ष रेड डाटा सूची जारी करता है। इस सूची में विश्व के सभी भागों और सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों के संकटग्रस्त पौधों एवं प्राणी जातियों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से कथन 2 सही हो जाता है। जैव विविधता के प्रखर स्थल यानी हॉट स्पॉट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा जारी किए जाते हैं। विभिन्न देशों की प्रकृति एवं प्राकृतिक स्थलों की सूची यूनेस्को द्वारा जारी की जाती है। इस प्रकार से कथन 1 और 3 इसके अंतर्गत गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 2 इसके अंतर्गत एक सही उत्तर को अभिव्यक्त करता है। चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संकटग्रस्त श्रेणियों को निम्नलिखित में से कौन से कथन सही रूप में व्याख्यायित करते हैं। आपका पहला कथन है, जाति के अंतिम सदस्य की समाप्ति यानी मृत्यु पर जब कोई शंका न रहे तो इसे वन्य रूप में विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है, जाति के सभी सदस्यों की किसी निश्चित आवास से पूर्ण रूप से समाप्ति को विलुप्त श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। तीसरा है, जाति के सदस्य किसी जोखिम की वजह से भविष्य में लुप्त होने की कगार पर हो तो इसे नष्ट होने योग्य श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। और चौथा है, जाति जो समाप्त होने जैसी प्रतीत होती है उसे कम जोखिम श्रेणी की संज्ञा दी जाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 4, ऑप्शन डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। इस सीरीज के माध्यम से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर पा रहे होंगे और लगातार हमारे प्रोग्राम से आप रोज रात को 9 बजे जुड़ रहे होंगे। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।